हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ा रहे थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसलिए हम एक फैसला लिए कि एक वीडियो बनाते हैं सेपरेट एटॉमिक मॉडल और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझाते हुए, और फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी वगैरह कैसे निकालते हैं, इन सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट्स का है उसका ही एक पार्ट है, या इसको आप अलग भी रख सकते हैं। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो इस वीडियो को देखें, और जिनको समझ में आ रहा है तो वो नॉर्मल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले जो वीडियोस होंगे केवल उन्हीं को देखें। ओके, तो बोर्स मॉडल जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो बोर है, नील बोर, उन्होंने एटम का मॉडल दिया और उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल्स में रिवॉल्व करेंगे। उन्होंने कहा ये है हमारा मॉडल, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस जो है उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, ठीक है। तो उन्होंने ये बात बोल दिया कि भाई मास ऑफ एलिमेंट जो है वो केवल और केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वजह से ही होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और हम लोग जानते हैं कि मास जो है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का ही एक यूनिट होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो नेग्लिजिबल होता है, काफ़ी कम होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एटम का जो मास है वो मेनली न्यूक्लियस के वजह से ही है, और न्यूक्लियस में मेनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो है। यानी कि एटम का जो होल मास है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के वजह से ही है। अब न्यूट्रॉन का जो मास है वो एक यूनिट है, और जो प्रोटॉन का मास है वो भी एक यूनिट ही है। तो एटम का मास कैसे निकालेंगे? मास ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि उस एटम में टोटल न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट है, टोटल न्यूट्रॉन, और मास ऑफ टोटल प्रोटॉन हम कर देंगे तो हमारा मास ऑफ एटम निकल करके आ जाएगा। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए हमको टोटल न्यूट्रॉन्स का मास और टोटल प्रोटॉन्स का मास फाइंड करने की ज़रूरत है। दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारा एटॉमिक मास निकल करके आ जाएगा। अब बोर ने ये मॉडल दिया, इसमें उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस है वो एटम के सेंटर में प्रेजेंट रहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल्स में रिवॉल्व करेंगे। तो कुछ शेल्स हैं यहाँ पर, जैसे कि के शेल है, एल शेल है, फिर एम है, फिर एन है। तो के जो है वो सबसे इनर मोस्ट शेल है, सबसे अंदर वाला जो शेल है वो के शेल ही है, न्यूक्लियस से सबसे क्लोज है और सबसे छोटा भी है। उसके बाद एल है, एम है, एन है, फिर ओ है, और पी शेल्स हैं, ठीक है। के शेल जो है उसका एनर्जी लेवल इंडेक्स जो है, यानी कि एन से डिनोट करते उसको, तो वो 1 है। एल शेल के लिए एन का वैल्यू 2 है, एम शेल के लिए एन का वैल्यू 3 है, एन शेल के लिए एन का वैल्यू 4 है। एटम का मास जो है वो हम लोग ए सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, और एटॉमिक नंबर जो है वो हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ये बात अलग है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो प्रोटॉन्स के नंबर के बराबर होता है नॉर्मल केस में, लेकिन जब आयंस में पढ़िएगा आप लोग, जब आप आयंस पढ़िएगा तब आप देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो बढ़ता और घटता है, क्योंकि एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लेने और देने की टेंडेंसी रखते हैं। हम देखेंगे कि कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और कौन से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, यानी कि उस एलिमेंट के एटम में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं वही होता है एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर कैसे निकालेंगे? मास नंबर निकालेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया है मैंने कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसमें 2 प्रेजेंट रहते हैं। तो मास नंबर जो होगा वो हो जाएगा 2 + 2 4, ठीक है। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर यानी कि हम यहाँ पर ले आए, और न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो हम यहाँ पर ले आए। हम पीछे अभी दिखाए हैं आप लोगों को यहाँ पर
कि एटम का मास नंबर जो है वो A से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर जो है वो Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एटम को रिप्रेजेंट किया है, देखो हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर मैंने यहाँ पर लिखा है 2 और उसका मास नंबर मैंने यहाँ पर लिखा है दैट इज़ 4। तो किसी भी एलिमेंट, सपोज आपके पास एलिमेंट X है तो आप यहाँ पर लिखेंगे उसका एटॉमिक नंबर और यहाँ पर लिखेंगे उसका मास नंबर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे कुछ फिगर्स बनाए हुए हैं मैंने, तो ये हम लोग देखेंगे, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और इसको हम लोग देखते हैं। तो नील बोर ने कुछ रूल्स दिए हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे। मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स किसी शेल में प्रेजेंट रहेंगे वो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। 2n² का जो फॉर्मूला है इससे हम लोग निकाल सकते हैं। 2n² में n जो है वो एनर्जी लेवल इंडेक्स है। एग्जाम्पल के लिए k शेल का एनर्जी लेवल इंडेक्स जो है यानी कि n का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2n² इज इक्वल टू 2 × 1 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू 2 आ जाएगी। लेकिन L शेल में n का वैल्यू 2 है तो इसके लिए 2n² का वैल्यू 8 आ जाएगा। उसी प्रकार से m शेल का फाइंड करेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन्स और n शेल का फाइंड करेंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन्स। आप उसी प्रकार से O शेल और P शेल का भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितना रख सकते हैं हम लोग उसमें ये निकाल सकते हैं। बट नील बोर ने एक चीज़ और कहा है कि किसी भी एलिमेंट के एटम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हम लोग नहीं रख सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रख सकते हैं। और एलिमेंट के जब तक अंदर वाले यानी कि इनर शेल्स फिल्ड नहीं हो जाते हैं कंप्लीटली, तब तक आउटर शेल को फिल नहीं करना है। तो चलिए आ जाते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग शेल्स को फिल करेंगे। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया मैंने, ये K शेल है, ये K शेल है और K शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 का है तो मैंने 1 रख दिया। हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, ये भी K शेल है और K शेल का मैक्सिमम नंबर 2 होता है, मैक्सिमम कैपेसिटी। तो K शेल जो है वो अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पर पहुंच गया। उसके बाद लिथियम को देखो तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, ठीक है। तो इसमें K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए मैंने और L शेल के अंदर मैंने 1 इलेक्ट्रॉन रखा, K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इसी प्रकार से लिख भी सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 2,1 लिखा है, K शेल में 2 और L शेल में 1। उसी प्रकार से बेरिलियम का भी मैंने बनाया है कि अंदर वाले शेल में 2 और बाहर वाले शेल में 2, यानी कि 2,2, K शेल में 2 और L शेल में 2, एटॉमिक नंबर चूँकि 4 है इसका। उसी प्रकार से बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है। आप लोग इसको देख करके समझिए, वीडियो को पॉज करके और आप लोग देखिए इसको कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से है और एटम का मॉडल किस प्रकार से है। एक चीज़ और देखने में आ रही है कि हाइड्रोजन में ये एक ही शेल है और हीलियम में भी केवल एक ही शेल है, यानी कि केवल K शेल है, जबकि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन में 2 शेल्स हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के आधार पर यानी कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नंबर ऑफ शेल जो प्रेजेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा कि किसमें कितने शेल्स प्रेजेंट होते हैं और शेल का नंबर बढ़ रहा है। शेल 1 है तो एटम का साइज छोटा है और शेल 2 हो गए तो एटम का साइज इंक्रीज कर जाता है। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ है जब आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर नियॉन को देखो तो नियॉन का जो इनर शेल है उसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। उसके बाद जो L शेल है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है और उसमें मैंने 8 शेल रख दिए, यानी कि उसका K शेल भी भर गया और L शेल भी भर गया है। उसी प्रकार से सोडियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन को देखो, मैंने यहाँ पर बहुत सारा जो एलिमेंट्स था लाइक 13, 14, 15 एटॉमिक नंबर वाले उनको नहीं बनाया है, डायरेक्ट मैं 17 क्लोरीन वाले को बना दिया हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है तो इसमें K, L और M शेल प्रेजेंट है, 2, 8 और 1 जो है इस तरह से फिल है। उसके बाद मैग्नीशियम में भी K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल है, L में 8 और M जो शेल है उसमें 2। क्लोरीन में K में 2, L में 8 और M में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है।
तो इसका एक टेब्यूलर फॉर्म हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि टेबल में ये कैसा देखने को मिलेगा हमको। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे हम लोग या कैसे लिख सकते हैं, तो एटॉमिक नंबर दिखाया रखा है मैंने, फिर एलिमेंट है और उसके बाद के, एल और एम एन शेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन, 2 है हीलियम, उसी प्रकार से बहुत सारे एलिमेंट्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं। यहाँ पर देखो कि 4 के बाद 5, 6, 7 नहीं लिख रखा है मैंने, चूँकि तुम लोग समझ जाओगे, उतना ज़्यादा मुझको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर यहाँ पर 14 के बाद 15 भी नहीं लिखा है, स्किप कर दिया मैं, अब कोई बात नहीं है, ठीक है, स्किप कर दिया क्योंकि मुझे लगता है कि तुम लोग इतने में समझ जाओगे, तुम लोग समझदार हो। तो हाइड्रोजन जो है उसके पास एटॉमिक नंबर चूंकि 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, बिकॉज याद करो कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जितने भी प्रोटॉन्स हैं, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों का नंबर बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में 2, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन, इन सब का जरा टेबल देखो, कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे क्या ऑब्जर्वेशन हो सकता है हमारा कि के शेल जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम तक ही प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट शेल है। उसके बाद एल जो है वो लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, नियॉन का आउटर मोस्ट शेल है। उसके बाद सोडियम का आउटर मोस्ट शेल जो है वो एम शेल है, और पोटेशियम का आउटर मोस्ट शेल जो है वो एन शेल है। कुछ और चीज़ें यहाँ पर तुम लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, के शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ही रख सकते थे, इसका मतलब कि हीलियम का जो शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली भरा हुआ है। नियॉन का जो है वो भी कंप्लीटली भरा हुआ है, क्योंकि आउटर मोस्ट में 8 ही रख सकते हैं, और एल शेल में भी 8 ही रख सकते हैं। आउटर मोस्ट वाला रूल के हिसाब से भी वो सही है, और एल में 8 का कैपेसिटी भी होता है। आर्गन का देखो, आर्गन का आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और 8 से ज़्यादा हम रख भी नहीं सकते हैं, यानी कि इसका भी कंप्लीटली फिल्ड है। तो हम कहते हैं कि जिसका इलेक्ट्रॉन जिसका ऑर्बिट, जिसका शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है वो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि वैलेंस शेल क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, गुड डे।